Hi students, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस अहमदाबाद। अभी अपना चैप्टर 4 वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? दिस इज लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये लीनियर मोशन से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के। ओके, ये है सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। हाँ, सर्कुलर मोशन, हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। ये है सर्कुलर मोशन। अब ये है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, व्हेन वी किक फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल ऐसे गया, इधर गिरा। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो वे ऑफ गोइंग है फुटबॉल के लिए, दिस शेप इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। समझा? तो ये भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा आज का जो लेक्चर फोकस्ड है वो वेक्टर पे है। ठीक है, अगला 5-7 लेक्चर वेक्टर पे ही चलेगा, फिर प्रोजेक्टाइल का चांस बनेगा। ओके, एक ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हम। नाउ वेक्टर, तो पहला ही क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, वेक्टर क्यों चाहिए सर? आप फिजिक्स के चैप्टर 4 में हमको वेक्टर पढ़ा रहे हो, क्यों चाहिए वेक्टर? अरे यार, वही तो पता करना है। तो चल, अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन क्या बनता है? चल, इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई वी नीड वेक्टर? व्हाई वी नीड वेक्टर? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्यों चाहिए वेक्टर हमको? हा। तो इसके लिए भी है अपने पास पॉइंट, तगड़ा पॉइंट है। क्या है, देख, वेक्टर क्यों चाहिए? तो पहली तो ये थॉट दिमाग में आती है कि हमने जब चैप्टर 3 में, प्रीवियस चैप्टर में लीनियर मोशन पढ़ा, स्ट्रेट मोशन पढ़ा, तब क्या था? इन स्ट्रेट मोशन में हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जाता था। यस, क्योंकि वन वे, एक ही पाथ पे था ना ये। तो स्ट्रेट मोशन में जो डायरेक्शन एस्पेक्ट्स हैं, मतलब डायरेक्शन के बारे में जो डिस्कशन या थॉट आती है, वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव लेने से सेटिस्फाइड हो जाती थी। कैसे? जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया तो हम बोल देते थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया, इधर गया तो हम बोल देते थे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया। तो डायरेक्शन मिल जाता था, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, या ऊपर गया तो पॉजिटिव वाई, नीचे गया तो नेगेटिव वाई। तो जो डायरेक्शन एस्पेक्ट है स्ट्रेट मोशन का, डायरेक्शन एस्पेक्ट वो सेटिस्फाइड हो जाता है हमारा सिर्फ प्लस और माइनस से। ठीक है, लेकिन बात अब हम जब मोशन इन प्लेन की करते हैं, नॉट स्ट्रेट मोशन, मोशन इन प्लेन, तब भैया सिर्फ प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्लेन मतलब देखिए रहा एक्स और वाई, ये जो पूरा ये पार्टिया दिखता है ना, इतना ये बॉर्ड, हाँ, ये जो इतना तुझे ये पूरा पार्टिया दिख रहा है, दिस बॉर्ड इज कॉल्ड अ प्लेन। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, क्योंकि एक और 2 ही डायमेंशन है। मान ले एक थर्ड एक्सिस यहाँ से यूँ ड्रॉ करो इधर, और ये वाला पोर्शन भी जो स्पेस है उसको भी हम कवर करते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल होता है ना, ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, मोशन इन प्लेन। अब इस प्लेन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा, जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव एक्स बोल सकता है तू। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो तू पॉजिटिव वाई बोल सकता है। लेकिन बबुआ, तो हर ऑब्जेक्ट वह यहाँ जा रहा है तो क्या बोलेगा? बोल, क्या बोलेगा? तो 2 डायरेक्शन है इसके पास। हाँ, सपोज ये वाला पॉइंट है 3-4, मान ले ये वाला कोऑर्डिनेट से 3-4, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सिस पे 3 मीटर दूर है और इस एक्सिस पे वो 4 मीटर दूर है, राइट? हाँ, ये 3 और ये 4, तो एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर दूर गया, वाई डायरेक्शन में 4 मीटर दूर गया। तो यहाँ सिर्फ प्लस माइनस देने से मामला सेटिस्फाई नहीं होता, यू नीड टू डिस्कस द डायरेक्शंस। यस, समझा? तो बस मिल गया आंसर तेरे को। हमको वेक्टर क्यों चाहिए? तो जब एक से ज़्यादा डायमेंशंस में मोशन होते हैं, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन इन प्लेन, तब हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लेने से डायरेक्शनल एस्पेक्ट सेटिस्फाई नहीं होता है। तब हमको बताना पड़ता है क्या क्या डायरेक्शन है।
ठीक है। चल दोस्त, अब इसके बाद तुरंत क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि मोशन इन प्लेन, कितने टाइप का मोशन हो सकता है सर? तो मोशन मेरे हिसाब से अभी तेरे लिए जो सीखना है वो 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा 3 टाइप? देख बताता हूँ भैया, बताता हूँ 3 टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं उसके। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन। रेड कलर दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिखेगा तो चल ब्लैक करते हैं इसको। 1 डायमेंशनल मोशन क्या है सर? 1 डायमेंशनल मोशन, ए भाई पहले तीनों टाइप लिख दूं फिर समझाता हूं। 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल मोशन, देन 3 डायमेंशनल मोशन। यस, अब इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू तुझे समझाने की कोशिश करता हूं कि वाकई में क्या बोलना चाहता है। 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन हो। और जैसे ट्रेन गोइंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, मान ले ट्रेन का ट्रैक आगे जाके यूं मुड़ रहा है तो नहीं, हाँ स्ट्रेट ट्रैक हो ना, हाँ उस पर जो ट्रेन का मोशन है वो 1 डायमेंशन है, क्योंकि ट्रेन सीधा जाएगा, एक्स सिर्फ एक ही एक्सिस पे रहेगा, ट्रेन सिर्फ एक ही एक्सिस पे रहेगा, या तो एक्स एक्सिस पे है, या मान ले तेरा ट्रैक ऐसा है तो वाई एक्सिस पे है, या मान लो ट्रैक ऐसे आ रहा है तो ट्रेन उस पर आ रहा है, तो ये जेड सिर्फ एक ही एक्सिस पे ट्रेन मोशन करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख देते हैं? मोशन ऑफ ट्रेन ऑन कंडीशनल है स्ट्रेट पाथ, हाँ स्ट्रेट ट्रैक या स्ट्रेट पाथ, ये एग्जाम्पल हो गया। तू बोलेगा सर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या होता है? बताता हूँ भैया देख। 2 डायमेंशनल मतलब ये जो बोर्ड पे, ये जो बोर्ड पूरा दिख रहा है ना, उस पर पेन जो चल रहा है ना, इधर इधर उधर उधर उधर, ये सब 2 डायमेंशनल है। हाँ ये पेन मान ले इधर गया और उड़ के हवा में भी आया तो ये 3rd डायमेंशन आ रहा है, लेकिन सिर्फ इधर गया तो 1 डायमेंशन, इधर गया तो 2 डायमेंशन। तो सिर्फ इस बोर्ड पे पेन का घूमना इस 2 डायमेंशन। कैरम खेला है ना, कैरम उसका स्ट्राइकर होता है वो 2 डायमेंशन है। ये कैरम में ये एक्स डायरेक्शन और सपोज ये वाई है, तो इतना ही प्लेन होता है, उसी के अंदर स्ट्राइकर को घूमना है, उड़ के हवा में आया तो 3 डायमेंशन, समझा? तो स्ट्राइकर ऑफ कैरम इसका एग्जाम्पल बन सकता है। स्ट्राइकर ऑफ कैरम 3 डायमेंशन। मछली जल की रानी है, फिश इन वाटर, जो मछली का जो मोशन है, यस फिश मोशन इन वाटर। कैसे? तो रुक मैं खड़ा हूं ना, बताता हूं। देख भैया एक्चुअली क्या होता है, ये रहा तेरा 3 डायमेंशनल मैटर, दिख रहा है कैमरामैन प्रॉपर अच्छे से एकदम दिख रहा है आप लोगों को? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जो कैरम का स्ट्राइकर होता है वो सिर्फ इसी बॉर्डर के अंदर इधर ही घूमता है ना, इधर से यहाँ, या तो मान ली ये ज़मीन पे ऐसा कैरम है तो स्ट्राइकर यहाँ से तूने लगाया खड़ाक, तो इधर गया इधर गया इधर गया, मतलब इन 2 डायमेंशंस के एरिया में ही रहता है, वो ऊपर नहीं उठता है। ऊपर उठेगा तो 3रा डायमेंशन उसको अप्लाई हो जाएगा, हाँ इसलिए कैरम का स्ट्राइकर 2 डायमेंशनल। लेकिन जो फिश होता है वो पानी के अंदर ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ऊपर भी उठता है, नीचे 3 डायमेंशनल, समझा? हाँ 3 डायमेंशन। तो सर हम हमेशा ड्राइंग में 2 डायमेंशन लेते हैं, 3rd डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर सकते ना बोर्ड पे, बोर्ड अपना 2D है, 2 डायमेंशनल है। बोर्ड पे हमेशा क्या आता है, ये एक्स एक्सिस आया, ये वाई एक्सिस आया, अब तीसरा ड्रॉ करना है तो इधर करना है ऐसे यूँ, लेकिन इधर हवा में ड्रॉ करेगा ऐसे तो कहाँ लाइन तो बना नहीं। इसलिए इमेजिनरी हमको इमेजिन करना पड़ता है कि ये डायमेंशन जो जेड है वो सीधा तेरे सर पे आ रहा है, इधर सीधा ऐसे आता है जेड हमेशा अपने को, ठीक है? लेकिन ड्रॉ नहीं कर सकते तो जेड को हम टेम्परली ऐसे ड्रॉ करते हैं, हाँ लेकिन इसको समझते क्या है, कमिंग आउट परपेंडिकुलरली टू द बॉडी, बॉडी के परपेंडिकुलर ये बाहर आ रहा है, समझा? तो हो गया स्टोरी। ये पूछ सकते हैं या ये 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। चल स्क्रीनशॉट ले ले फिर आगे बढ़ते हैं। लिया स्क्रीनशॉट। अब देख
स्केलर और वेक्टर, इन दोनों के बीच का फर्क जानते हैं, ठीक है। चल, तो इंट्रोडक्शन में अगला पॉइंट क्या बन रहा है? हाँ, अगला पॉइंट ये बन रहा है कि साहब जी स्केलर का है, स्केलर वर्सेस वेक्टर, और ये वेक्टरवा का है, दोनों में फर्क क्या है? स्केलर मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। जिन फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नो नीड ऑफ डायरेक्शन, विदाउट नोइंग द डायरेक्शन यू कैन नो एंटायरली द क्वांटिटी बाय नोइंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यू नो नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। यस, तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड जान लेने से हम पूरा क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सिर्फ ये जान लेने से हमको सब पता चल सकता है, उसको बोलते हैं स्केलर, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख, जैसे मास है, तो मास को जानने के लिए सिर्फ कितना केजी है वही जानना जरूरी है, किस डायरेक्शन में मास है वो जानना जरूरी नहीं है। जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा मास भाई 72 केजी है, इस डायरेक्शन में लूँगा तो भी 72, इधर लूँगा तो भी 72। मास को जानने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, समझा। वेलोसिटी को जानने के लिए, फोर्स को जानने के लिए डायरेक्शन चाहिए। जैसे मेरे पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, में किधर जाऊँगा? फोर्स मतलब धक्का लग रहा है, तो मैं किधर जाऊँगा? तो तेरे को पता होगा कि सर धक्का इस डायरेक्शन से आ रहा है तो आप इधर जाओगे, नहीं सर धक्का यहाँ से आ रहा है तब इधर जाओगे, नहीं सर धक्का पीछे से आ रहा है तब आगे आओगे। तो फोर्स को जानने के लिए डायरेक्शन कंपलसरी होता है कि किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, लेकिन मास को जानने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तो ओनली बाय नोइंग द मैग्नीट्यूड ओनली वी कैन डिस्क्राइब द क्वांटिटी इन डिटेल, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मास है, फिर जैसे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है। हाँ भाई, डिस्टेंस स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस आता है, डिस्टेंस में नहीं आता, डिस्टेंस तो स्केलर है। हाँ, फिर वर्क है, एनर्जी है, ये सब स्केलर के एग्जाम्पल है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब वेक्टर, तो वेक्टर के लिए क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जानना पड़ता है और उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तभी उस क्वांटिटी को तू अच्छे से समझ सकता है। तो मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन ऑल्सो, यस। तो वेक्टर को कैसे समझेंगे? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। इस टाइप का जो क्वांटिटी होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जानना पड़ता है, तो डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसके एग्जांपल बहुत सारे वे ले ले। डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यस बहुत कुछ है। फोर्स, मोमेंटम, बोल क्या चाहिए तेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। हाँ, हो गया। तो मेन जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया। एक और डिफरेंस का पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करेंगे तो उसका जो समेशन है या सब्ट्रैक्शन है वो सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी का समेशन करेंगे तो उसके लिए वेक्टर एडिशन के लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही इसमें समेशन और सब्ट्रैक्शन होगा। जगह नहीं है, तू ये पॉइंट डाल देना अंदर, ठीक है। चल, अब तेरे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अब देख, स्केलर का जो सफ़र है वो अपने यहाँ ख़त्म होता है आज। अब हम पूरा चैप्टर जो आगे का है वेक्टर पे दौड़ाएंगे, तो अब आगे अपना डिस्कशन ऑफ टॉपिक क्या बनेगा? वेक्टर। चल, तो वेक्टर की 3-4 बेसिक चीज़ें वो तो आज के लेक्चर में ही तुझे पता लगनी चाहिए। यस, बिल्कुल लगनी चाहिए। देख, सबसे पहला कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहला, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। दूसरा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखें, वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखें, ठीक है। और तीसरा और अंतिम, हाउ टू ड्रॉ, वेक्टर को ड्रॉ कैसे करें।
ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हमको आने ही चाहिए, फिर हम वेक्टर को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो हाउ टू रिप्रेजेंट, तो टू रिप्रेजेंट द वेक्टर वी हैव 2 मेथड्स, देयर आर 2 वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। कौन कौन से 2 वे हैं? या तो फिजिकल क्वांटिटी को डार्क लेटर से लिख दे, जैसे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फोर्स को सपोज ये रहा फोर्स नाम का क्वांटिटी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके लेटर को डार्क कर दे, से एफ लिखा ना, फिर उसको थोड़ा डार्क करियो, घिस दे थोड़ा, हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं डार्क लेटर से, डार्क लेटर फिजिकल क्वांटिटी से हम इसको लिख सकते हैं। या ये थोड़ा सा बोरिंग सा आइडिया है, बोरिंग मतलब एग्जाम में तू फोर्स लिखेगा तो ऐसे लिखेगा ना एफ, उसको यूँ इतना यूँ करने कौन बैठेगा, ये सब काला काला हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते बच्चे। तो प्रैक्टिकली जो लिखा जाता है वो अलग है, वो कैसा है, सिर्फ नॉर्मल लेटर लिख, कोई डार्क वार्क मत कर, और उसके ऊपर एक एरो लगा दे, हाँ तो एरो साइन विथ इट, हाँ इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा फेमस है, ये पॉपुलर है, ये चलता है, समझे आप लोग। अब जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी वेक्टर लिख तो ऐसे लिख देने का वेलोसिटी वेक्टर, मैं बोलूँ एक्सेलरेशन वेक्टर लिख तो ऐसे लिख देने का, मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख तो ऐसे लिख दे भैया, मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख तो ऐसे लिख दे, मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख तो ऐसे लिख दे, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अब से वेक्टर को, ठीक है। अब जानना है उसका मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो चलो मैग्नीट्यूड क्या होता है समझते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर कितने, जैसे फोर्स वेक्टर है तो कितने न्यूटन का है फोर्स, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 5 है, 7 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, क्या है, तो उस वैल्यू को वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी 2 तरीके हैं, यस 2 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने का। पहला नॉर्मल लेटर लिख दे, खत्म, कोई डार्क नहीं, कोई ऊपर एरो नहीं, कुछ नहीं, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, हो गया ले। या फिर मान ले तूने जल्दी जल्दी में वेक्टर लिख दिया है, अब इसको इरेज नहीं कर सकता तो मॉड्यूलस लगा दे, ये भी होता है मैग्नीट्यूड, समझा। तो देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, बाय टेकिंग द नॉर्मल लेटर और बाय टेकिंग द वेक्टर इनटू द मॉड्यूलस। इस वेक्टर को मॉड्यूलस में लेके भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो वेक्टर इनटू मॉड्यूलस, ठीक है। तो चलो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी हमने देख लिया। अब वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है, यस ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर माय डियर, ड्राइंग हमको आना ही चाहिए। हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, चलो करते हैं रिप्रेजेंट, घबराने की बात नहीं है। देख वेक्टर को है ना लाइन सेगमेंट हैविंग 1 एरो, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, ये रहा देख, ये तेरा पूरा लाइन होता है ऐसे, इसको बोलते हैं लाइन मैथमेटिक्स में, इसका टुकड़ा ये काट के इतना टुकड़ा बना दिया, ये हो गया तेरा लाइन सेगमेंट। अब इसके एक साइड एरो होता है ऐसे, हाँ वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ एरो होता है ना वो हो गया इसका हेड, और ये जो हो गया उसका टेल, हेड और टेल, ठीक है। हेड किधर रखने का सर, जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी का इफेक्ट है, जैसे फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स का जो हेड है वो इधर रखने का, मान ले फोर्स इधर लग रहा है तो इसको उल्टा लगा ऐसे, हेड इधर रखने का, समझा। तो हाउ टू ड्रॉ, तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द वेक्टर, वेरी सिंपल, अरे कोई तकलीफ नहीं है दोस्त, कंप्लीट बराबर। एक और चीज़ सिखा रहा हूँ चल, जैसे तुझे मैं बोलूँ कि 40 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ करना है, प्लेन में ड्रॉ कर, और ये जो फोर्स है वो तेरा एक्स डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, कैमरा मैन बाहर नहीं है ना बॉर्डर से, दिख रहा है ना कैमरा में, हाँ 40 न्यूटन ड्रॉ करना है एक्स डायरेक्शन में। तो देख भैया एक्स एक्सिस ले ले, एक्स एक्सिस पे ना 10 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बना, ये फर्स्ट ब्लॉक 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और यहाँ पे बता दे कि हियर 10 सेंटीमीटर, हियर 10 सेंटीमीटर ब्लॉक इज इक्वल टू 10 न्यूटन,
ये कंपैरिजन मान के उतनी लेंथ का हम वेक्टर ले लेते हैं। तो चलो, तो ये रहा 40 न्यूटन का वेक्टर, सिंपल, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और वेक्टर लेना है तो इधर डायरेक्शन लिख दे, पॉजिटिव x डायरेक्शन, सिंपल। तो ऐसे एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हेड उसकी इफेक्ट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, वेक्टर का इंट्रोडक्शन मस्त, मजा आ गया मुझे तो। ओके, अब हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लॉन्च करते हैं। इससे पहले जो पढ़ा है वो क्वेश्चन नहीं बोल सकते, वो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था रे, हाँ, चैप्टर के साथ फ्रेंडली होने के लिए। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे वेक्टर सीखेंगे, जितने जितने वेक्टर है ना, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये है, वो है, सब सिखाऊंगा। हाँ, वेक्टर में कैसे ड्रॉ करना है वो ज़्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में। पूरा ड्राइंग बेस्ड चैप्टर है, सारे ड्राइंग मजबूत करवाऊंगा तेरे। फिर कहाँ ड्रॉ करना है, किस सिचुएशन में ड्रॉ करना है, वो सब सीखना पड़ेगा, रटने वाली चीज़ें नहीं है। तो उसी सारे वेक्टर सीखने की सेगमेंट में आज फर्स्ट वेक्टर आपको सिखा के भेजता हूँ घर पे, ऐसे खाली नहीं भेजूंगा। देख, पहला कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। यस, पोजीशन वेक्टर क्या है सर, सिखा दो आज ही हमको। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, चल दो दो चीज़ें सीखेगा तू, सिखा देता हूँ, चला जा। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? सुन दोस्त, ये रहा तेरा ड्राइंग, सपोज ये है प्लेन y एंड x प्लेन, ठीक है भाई। पेन थोड़ा डार्क रखा करो, बच्चों को लाइट दिखेगा वीडियो में। हाँ, ये है प्लेन। अब इसको हम मान लेते हैं कोई भी एक सर्टेन पॉइंट, या रेफरेंस पॉइंट बोलते थे इसको, रेफरेंस पॉइंट बोलना ज़्यादा बेटर है, रेफरेंस पॉइंट। हाँ, हम रेफरेंस पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले ले, इधर भी ले ले, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हम रेफरेंस पॉइंट को यहाँ से लेना क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि इसका पोजीशन 0 0 होता है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे तूने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया और ये ड्रॉ कर दिया एक वेक्टर, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ, तो तुझे इस डिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन तू यहीं पे रेफरेंस पॉइंट लेगा तो तुझे कुछ कंसीडर करना ही नहीं, इट इज़ ऑलरेडी एट 0 0, है ना। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल रेफरेंस पॉइंट को 0 पे लिया करो। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब मान ले तेरा ये रहा ट्रैक, किसी पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। मान ले तूने घड़ी में नोट डाउन किया कि टी टाइम पे तेरा पार्टिकल इधर है। सपोज तेरी घड़ी में टी बजे, मतलब 1 बजाए, 2 बजाए, 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, कुछ भी टाइम होगा, और टी टाइम पे तेरा पार्टिकल इधर है, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट करने वाला एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये रहा, ये O और ये P पॉइंट, हाँ, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यस, क्या कर रहा है ये पार्टिकल का टी टाइम पे पोजीशन शो कर रहा है। हाँ, कि सर जब टी टाइम हुआ था तब पार्टिकल यहाँ था, इस वेक्टर से पता चल रहा है, समझा? हाँ, तो डिफाइन कैसे करेगा? नहीं करना, चल बाद में करते हैं। मान ली पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया पी डैश पे, तब टाइम थोड़ा और बढ़ गया ना, टी था तो थोड़ा और ऐड हो गया, डेल्टा टी सपोज ऐड हो गया, थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया। अब पोजीशन वेक्टर इधर बन जाएगा, इसको नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं R डैश, है ना। तो और इधर इधर की इतने ड्रॉ करने कर रहे। अब इसको डिफाइन कैसे करेगा? तो डिफाइन ऐसे कर, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन जो हमको दिखा देता है, हम उसी को पोजीशन वेक्टर समझते हैं। तो डिफाइन कर सकता है, ले डेफिनेशन, चल दूसरी भी दूंगा तो ये पहली डेफिनेशन, वेक्टर शोइंग द, ये मेरा देसी डेफिनेशन है, वेक्टर शोइंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और इसका एक और डेफिनेशन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, डेफिनेशन नंबर 2, क्या कि वेक्टर ज्वाइनिंग, ये वेक्टर दो जनों को ज्वाइन कर रहा है। कौन दो जने? पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट को। हाँ, तो वेक्टर ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किन दो जनों को ज्वाइन कर रहा है?
वर्टिकल रेफरेंस पॉइंट। हाँ तो लिख वेक्टर जॉइनिंग रेफरेंस पॉइंट एंड पार्टिकल। हाँ तो डेफिनेशन कहाँ डालो, जगह तो इधर दिख रहा है ना कैमरा में, वेक्टर जॉइनिंग रेफरेंस पॉइंट एंड पार्टिकल यस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। बोलो क्लियर है? ठीक है, थियरी तो यहां तक अच्छा चल रहा है साहब, लेकिन एक दो एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल लिख ले क्या कि मैंने जो ड्राइंग में दिखाया है उसमें दो पोजीशन वेक्टर दिखाए हैं। यस, ड्राइंग में जो मैंने दिखाया है दो पोजीशन वेक्टर दिखाए हैं। कौन कौन से दो दिखाए हैं? एक तो ये वाला आर और एक ये। तो यस, इट टी टाइम पोजीशन वेक्टर क्या दिखाया देख, इट टी टाइम पोजीशन वेक्टर को हमने ओपी नाम दिया है, या उसको आर भी बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरा, इट टी प्लस डेल्टा टी टाइम पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ओपी डैश, जिसको हमने आर डैश नाम दे दिया है। बोल खत्म। तो मस्त दो डेफिनेशन, दो एग्जाम्पल और एक बढ़िया सा ड्राइंग, मिल जाएगा मार्क्स। क्लियर है? बोल पोजीशन वेक्टर समझ में आया? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो देख भैया, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देख, यहां से यहां वाला एक वेक्टर ड्रॉ किया ऐसे, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा आर। हाँ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या कर रहा है ये वेक्टर? ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर रहा है ना? तो हो गया डेफिनेशन। चल डेफिनेशन, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या? वेक्टर कनेक्टिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हो गया। हाँ, इसको दूसरा डिफाइन भी करना है तो कर सकता है। क्या कर सकता है? अरे बोर्ड वर्क बहुत भर जाएगा रे, इतना ज़्यादा लिखना नहीं है। क्या लिखेगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वही है ना, पोजीशन वेक्टर यहाँ से सरक के यहाँ पे आ गया, तो इतना चेंज हुआ, हाँ तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते। लिख लेगा ना? वेरी गुड। चलो अब एक लास्ट पॉइंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। हाँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ट्रैक पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कोई बच्चा है यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, अब कोई बच्चा यहाँ से घूम के इधर गया फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। हाँ, तो इस ट्रैक कितना लंबा लिया उसने, पाथ लेंथ क्या लिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बच्चा मान लो इधर से घूम के यूं गया तो फर्क नहीं पड़ रहा है, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही बनेगा। कोई बच्चा मान लो इधर से यूं गया तो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही बनेगा, है ना? तो अलग अलग नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। कि देख क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यस, तो किस पे डिपेंड करता है? जस्ट डिपेंड ऑन द पोजीशन। वो लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है, डिपेंड ऑन द पोजीशन। एग्जांपल दे दें कि पी आर क्यू ट्रैक से जाओ या पी ई एफ क्यू से जाओ, पी ई एफ क्यू ट्रैक से जाओ या पी एम एन क्यू से जाओ, किसी भी ट्रैक से आप जाओ, इसका फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पी क्यू ही होगा। हाँ, इसलिए कौन सा ट्रैक लिया उस पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो, तो आई होप कि आपको ये थियरी पसंद है। आज का लेक्चर बस खत्म कर दे रहे, बहुत पढ़ाया, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो पोजीशन के बीच क्या फर्क है वो दिखाता है ना? बस पूरा लेक्चर तेरे दिमाग में आ गया। अब तेरे को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। ओके बच्चा लोग, अब आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो इसके। यस, नोटबुक्स में नोट्स प्रिपेयर करो, ये जो समझाया वो, और फिर आपकी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के खुद का नोट्स बिल्डअप करो, ठीक है? और आपको पसंद आया वीडियो तो कमेंट करने का यार, लिखने का ना कमेंट में, अरे सर मज़ा आ गया, ये आ गया, वो लिख, कमेंट क्लिक, ठीक है? चल बाय।